हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 8th साइंस अर्थात विज्ञान का 5th नंबर चैप्टर, जिसका शीर्षक है, टाइटल है कोयला और पेट्रोलियम। ठीक, तो इसके पहले हम पाठ को समझेंगे अच्छे तरीके से। जो भी समझने लायक चीज़ें हैं हम आपको उसका अर्थ बताएंगे। ठीक, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे दी हुई लाल कलर के बटन को दबाकर, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, बनाता हूँ, तो आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए, इसको हम लोग समझते हैं पाठ को। बहुत ही बेहतरीन पाठ है। सबसे पहले देखिए, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। तो देखिए, इसका हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को हम कह सकते हैं कि जो हम दैनिक जीवन में रोज़ाना जिन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, ठीक, जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, तो उनको बनाने के लिए वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, या कि वो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, पर्यावरण से। ठीक, जो भी चारों ओर हमारे पर्यावरण है उससे प्राप्त होती हैं कहीं ना कहीं से, और कुछ को कहाँ से बनाया जाता है, मानवीय प्रयासों से। कुछ वस्तुओं का इस्तेमाल करके, उपयोग करके मानवों द्वारा बनाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं, कृत्रिम। और जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, उसको प्राकृतिक वस्तुएं बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। जैसे कि प्राकृतिक वस्तुएं हो गई आपकी वायु हो गया, जल हो गया, मृदा हो गई। ये प्रकृति में पहले से ही उपस्थित है, इनको किसी ने बनाया नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से हमें फ्री में उपलब्ध होती हैं, है ना, जो कि बहुत ही मनुष्य के लिए, किसी जीव के लिए बहुत ही ज़रूरी वस्तुएं और चीज़ें हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऊर्जा के स्रोतों के 2 प्रकार होते हैं। ठीक, तो देखिए, पहला प्रकार जो है, आप लोग ध्यान से सुनिए, परंपरागत स्रोत जो है, इसका उपयोग बहुत लंबे समय से हो रहा है, बहुत ही पुराने समय से, इसका बहुत वर्षों से इनका प्रयोग हो रहा है। कौन कौन से, जैसे कोयले का, पेट्रोल का, गैस और पवन ऊर्जा, पन बिजली और लकड़ी के उपले होते हैं। लकड़ी और उपले जो होते हैं उनका प्रयोग बहुत ही वर्षों से हो रहा है। ठीक, और जो दूसरा नंबर है, गैर परंपरागत स्रोत हैं, इनका उपयोग कुछ समय से ही प्रारंभ हुआ है। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य द्वारा जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, इनका उपयोग मानव अभी कुछ ही समय पहले से करना प्रारंभ किया, तो इन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। और इनका उदाहरण क्या है, देखिए, सूर्य का प्रकाश और वायु। ठीक, और बहुत सारे हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये संसाधन प्रकृति द्वारा उपलब्ध हम लोगों को कराया जाते हैं, प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध हैं और ये असीमित मात्रा में उपस्थित हैं। और मानवीय क्रियाकलापों अर्थात मानव चाहे इनका जितना उपयोग कर ले, लेकिन ये समाप्त होने वाले नहीं है। उदाहरण क्या दिया हो, सूर्य का प्रकाश जो है वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। वायु जो है उसका प्रयोग जैसे मानव जो है जिस तरह से करे, कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। ठीक, तो इनके बारे में थोड़ा सा विशेषता बता देते हैं। ये एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा भी उपयोग हो सकते हैं। कौन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, अक्षय ऊर्जा जो होती है, इनके भंडार समाप्त नहीं होंगे। इनके जो भंडारण है, जहाँ भंडारण इनका होता है, इनके भंडारण समाप्त नहीं होंगे और इनमें प्रदूषण नहीं होता है। अर्थात जो अक्षय ऊर्जा को उपयोग करने से प्रदूषण एक भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए देख चुके हैं आप, सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु और भूतापीय ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत और बायोगैस जो है। ठीक, और इसका एक भी है, अर्थात इसका एक अलग टाइप है ऊर्जा का, जो अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक, उपयोग के आधार पर ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं, एक नवीकरणीय यानी अक्षय ऊर्जा और दूसरा नंबर अनवीकरणीय। ये एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग नहीं हो सकते, जो अनवीकरणीय होते हैं। इनके भंडारण समाप्त हो सकते हैं। इनसे प्रदूषण होता है, किससे, जो अनवीकरणीय ऊर्जा होते हैं। अक्षय ऊर्जा से बिल्कुल भी प्रदूषण एक भी नहीं होता है और इनसे प्रदूषण होता है। इनके उदाहरण क्या होते हैं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, परमाणु ऊर्जा और गैस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं।
हम नीचे देखिए, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में कुछ ऐसे भी संसाधन दिए गए हैं, उपस्थित हैं, जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा, अगर जो मानव उनका ज़्यादा हनन करता है, ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचाता है, तो वो समाप्त भी हो सकते हैं, जिनके समाप्त होने से पर्यावरण पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, पर्यावरण खराब हो जाएगा। तो प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ठीक। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं जैसे वन, अगर जो वन की कटाई ज़्यादा होती रही निरंतर और वृक्षारोपण अर्थात वृक्षों को नहीं लगाया गया, तो फर्स्ट बात तो पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा, सेकंड बात वन सब खत्म हो जाएंगे, और वन जब खत्म हो जाएंगे तो वन्य जीव भी खत्म हो जाएंगे, खनिज संसाधन खत्म हो जाएंगे। अगर जो बहुत ज़्यादा उनका उपयोग किया गया धीरे धीरे, तो वो भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। अब आगे देखिए बच्चों की, ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिससे हम लंबे समय तक आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा का स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला हो गया, सूर्य प्रकाश हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सभी क्या हैं? ऊर्जा के स्रोत हैं। अब कोयले के बारे में पढ़ लेते हैं। कोयला क्या है? कोयला क्या होता है इसके बारे में आपने कोयला देखा होगा, काले रंग का पत्थर जैसे एक पदार्थ होता है, ठोस है ना, या इसके बारे में सुना होगा, या कि देखा होगा या सुना होगा, आपकी बुक में लिखा हुआ है। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। एक कैसा होता है? पत्थर जैसा कठोर होता है और काले, इसका रंग क्या होता है? एकदम काला होता है। ये देखिए, आपको स्क्रीन में कोयले का चित्र भी दिखाई दे रहा है, आपके बुक में है। तो यही है कोयला, इसी टाइप का कोयला होता है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, कोयले का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता था। तो कोयले का उपयोग खाना पकाने हेतु उपयोग किया जाता था पहले। अब तो गैसों में बनने लगे हैं। अब तो सबके घर में सिलेंडर उपस्थित हैं खाना पकाने के लिए। तो पहले खाना कोयले द्वारा बनाया जाता था, खाना बनाने में, और ईंधन के रूप में किया जाता था। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। रेल का इंजन किससे चलता था? भाप से। तो उसको, भाप को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? कोयले का उपयोग किया जाता था, इसको जलाया जाता था। और कोयले का उपयोग कहाँ किया जाता था? इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए, अर्थात जो पावर प्लांट होते हैं, जो जहाँ बिजली बनाई जाती, वहाँ कोयले का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। उसको जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है विभिन्न उद्योगों में, ठीक। और थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कोयले के बारे में कि यह पृथ्वी की भूपर्पटी में पाया जाता है। इसका निर्माण वनस्पतियों के दबने से हुआ है। उसका इतिहास आपके बुक में है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कोयले की कहानी। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है, ठीक। तो ये प्रश्न है। तो कोयले की कहानी आइए देख लेते हैं क्या है। लगभग 300 मिलियन वर्ष, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 लाख। तो अब आप गणना कीजिए कि 300 मिलियन वर्ष, 300 में 10 लाख का गुणा करेंगे तो पूरा वर्ष का मान आएगा, है ना। 300 मिलियन वर्ष, तो सोचिए कितने पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसी प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। अर्थात संपीड़ित का मतलब देखिए, संपीड़ित का मतलब होता है उनके ऊपर जब अधिक मिट्टी आ गई, बहुत मृदा हो गई। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। जो वृक्ष थे उनके ऊपर क्या होगी? उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो गई और उनमें दबाव पड़ा, संपीड़ित हो गया, अर्थात वो दब गए। संपीड़न का मतलब क्या होता है? दबाव देना, दाब होता है। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। जैसे जैसे उनमें दबाव पड़ता गया, ऊपर उनकी मिट्टी परत बाई परत जमती चली गई, तो वो कहाँ चले गए? और नीचे होते चले गए। तो उनमें क्या हुआ? ताप की वृद्धि होती गई। उच्च ताप और उच्च दाब पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में बहुत घने वन थे, बहुत ज़्यादा वृक्ष थे, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे। तो क्या हुआ कि जब बाढ़ आती थी या कि कोई भी घटना होती थी, भूकंप, बाढ़,
तो वहाँ क्या होता था कि सभी पेड़ गिर जाते थे, दब जाते थे, बहुत भयंकर बाढ़ आया करती थी, दब जाते थे मिट्टी के नीचे और कई सालों तक, बरसों तक दबे रहते थे और उसी के ऊपर बार बार बाढ़ आती और उसी के ऊपर मिट्टी जमती चली जाती। तो कुछ जीव भी दब जाते हैं, कुछ पेड़ पौधे भी बहुत सारे दब जाते हैं। तो वो इतना ज़्यादा दबाव हो जाता है उनके ऊपर कि वो गर्म होते गए और एक समय ऐसा है कि वो कोयले का रूप धारण कर लिए। कोयले का रूप काले रंग के हो गए और कठोर हो गए, है ना। तो उनमें क्या कौन सा पदार्थ सबसे, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन पदार्थ, कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी, सर्वाधिक पाया जाता है। अब देखिए एक डिफिनीशन, एक परिभाषा और आ गई है आपके सामने कि यहाँ से आप लोग क्या करिए कि एक आप नोट्स बनाइए और ये मोस्ट जितने भी आपको वर्ड दिखाई देते हैं उनकी परिभाषा लिखिए। बहुत ही काम करने वाले, आगे चल के कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी आप तैयारी करेंगे किसी भी चीज़ की तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, मृत वनस्पति, अर्थात जो वनस्पति गिर के सड़ गल जाते हैं, मर जाते हैं, उनके धीमे प्रक्रम द्वारा दबते जाते हैं, मिट्टी के नीचे दबते जाते हैं और धीरे धीरे गर्मी के कारण वो कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कार्बनीकरण बोलते हैं। और आगे क्या बोल रहा है, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों, अर्थात अवशेषों मतलब जो सड़ा गला और मृत वनस्पतियों का मृत भाग बचा हुआ है, शेष, तो उसको क्या बोलते हैं, अवशेष बोलते हैं, से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन मृत जीवों से बना हुआ है। टोटल आप समझिए सरल भाषा में, मृत जीवों से जो बना हुआ हो करोड़ों वर्ष पहले, तो उसका उपयोग आज धीरे धीरे वह किस में परिवर्तित होगा, धीरे धीरे कोयले का रूप धारण कर लिया, पेट्रोलियम का रूप धारण कर लिया। उसको आज मानव ढूंढ के कहाँ मिलता है, उसका उपयोग कर रहे हैं विभिन्न प्रकार से। तो इसीलिए इनको कोयले और पेट्रोलियम क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, क्योंकि वो जीवों द्वारा बने हैं। कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खानें होती है, वहाँ मशीनों द्वारा कोयले की क्या होती है, खनाई होती है, वहीं से कोयले को खोदा जाता है, तोड़ा जाता है और उसके द्वारा विभिन्न राज्यों में विभिन्न कंपनियों के लिए वहाँ से भेजा जाता है, ठीक। तो ये आपको दिख रही है कोयला की खान। देखिए आगे, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। वायु में गर्म करने पर उसका अर्थ हुआ जब कोई किसी चीज़ को जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक वह चीज़ नहीं जल सकती है। आप चाहे प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, तो उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और वायु में आप जानते हैं 21% होता है, कितना होता है, 21% ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ठीक। तो वहाँ जहाँ ऑक्सीजन होती है किसी चीज़ को वहीं जलाया जा सकता है। अगर जो ऑक्सीजन नहीं है वहाँ तो वो चीज़ नहीं जलेगी। तो वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, CO2 गैस उत्पन्न करता है। ये ज़रूरी होती है पौधों के लिए, लेकिन अगर जो इसका उत्सर्जन ज़्यादा हो जाता है इस गैस की, तो फिर क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, पृथ्वी गर्म हो जाती है। और लाल वाली बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको आसानी से मिल। आगे देखते हैं बच्चों, कोयले के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। कोयले से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त की जाती हैं, जैसे कि कोक हो गया, कोल तार हो गया और कोयला गैस हो गई, ठीक है। इनको मशीनों द्वारा, विभिन्न प्रकार की जो मशीनें आती हैं उनके द्वारा कोयले की खानों से अलग किया जाता है और उनका उपयोग किया जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए कोक क्या होता है, यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। और कोल तार के बारे में जान लीजिए। कोल तार यह एक अप्रिय गंध वाला, अप्रिय यानी बहुत बदबूदार, इसकी जो स्मेल होती है बहुत ख़राब होती है, बहुत बदबूदार गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है, ठीक। इस तरह का होता है, देख लीजिए क्या होता है, द्रव होता है, एक ठोस नहीं होता है, द्रव रूप में पाया जाता है। और कोल तार का विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है मानव के दैनिक जीवन में। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक और पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। इतनी चीज़ों में
किया जाता है। रोचक तथ्य यह है कि मात और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थलीन की गोलियां भी कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। तो ये जो है नेप्थलीन की गोलियां किससे बनती हैं? कोल तार से बनती हैं। तो ये इसको आप नोट कीजिए अपने जो भी नोट्स बनाए हैं स्पेशल नोट्स में, ठीक। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये भी आगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए अपने बुक में कि आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में जो भी पक्की सड़कें बनाई जाती हैं उनके निर्माण में पहले किसका उपयोग किया जाता था? कोल तार का उपयोग किया जाता था। लेकिन कोल तार के स्थान पर आजकल एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है कोल तार के स्थान पे? बिटुमेन का, जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। कोयला गैस कहाँ से प्राप्त होती है? कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। क्या बनाते समय? कोक बनाते समय एक गैस निकलती है जिसको कोयला गैस बोलते हैं। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। क्या? कोयला गैस उपयोग की जाती है। आप लोग देखते होंगे, थोड़ा सा पेट्रोलियम के बारे में जान लेते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जो मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, मोटरसाइकिलें, स्कूटर, कारों में जो तेल उपयोग किया जाता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल को काम में लाया जाता है, ठीक। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम से ही आपको कौन कौन से प्राप्त होते हैं? डीजल प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है, केरोसिन, मिट्टी का तेल प्राप्त होता है। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? टोटल पेट्रोलियम से ही प्राप्त किए जाते हैं। और इसको पेट्रोलियम क्यों बोला जाता है? क्योंकि पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा अर्थात चट्टान, पेट्रा का मतलब क्या होता है? चट्टान, एवं ओलियम का अर्थ होता है तेल, से हुई है। पेट्रा धन ओलियम, पेट्रा का अर्थ चट्टान धन ओलियम से हुई है, ठीक। तो क्योंकि ये ज़मीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? पेट्रोलियम नाम दिया गया है। पेट्रोलियम बनता कहाँ से? देखिए, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए उनके शरीर समुद्र के पेंदे अर्थात समुद्र के एकदम नीचे समुद्र के तल पर जाके जम जाते हैं। वहाँ फिर क्या होता है? फिर रेत एवं मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए, और जब समुद्र में मिट्टी और रेत नीचे बहुत सारे होते हैं तो वहाँ वो जीव क्या होते हैं? वहीं से दबते चले जाते हैं। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थित, वहाँ वायु नहीं होती है। जब मिट्टी में दब जाते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है और वहाँ ना वायु होती है। तो उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। इस तरह से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखिए महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है कि विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेदित ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम डिगबोई नामक स्थान में पाया जाता है। गुजरात में मिलता है। बॉम्बे हाई और गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन, अर्थात कृष्णा नदियों के बेसिन का मतलब जहाँ से वो उत्पन्न होती हैं, में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। प्राकृतिक गैस मिलती कहाँ से? देखिए, यह तेल कूपों अर्थात तेल के कुओं से पेट्रोलियम के साथ प्राप्त होती है। कुछ तेल कूपों से तो केवल प्राकृतिक गैस ही निकलती है। इसमें मुख्यतः कौन सी गैस होती है? इसमें मुख्यतः संगठक कौन सी गैस है? मीथेन 90% होती है, ठीक। और अन्य गैसें भी होती हैं। देख लीजिए, प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है वे ईंधन जो पृथ्वी के अंदर पौधों और जानवरों के अवशेषों पर दाब और ताप के प्रभाव से बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो क्योंकि इसका परिवहन पाइपों अर्थात पाइपों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, द्वारा सफलतापूर्वक हो सकता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित अर्थात दाब कर प्राकृतिक गैस CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। CNG का
उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तेल के स्थान पर अब वाहनों को ऐसा बनाया जा रहा है कि प्राकृतिक गैस को उसमें इस्तेमाल किया जाता है उसको चलाने के लिए, जिससे कि प्रदूषण भी बहुत कम होता है, धुआं भी बिल्कुल नहीं निकलता उनसे। तो सीएनजी का ये फ़ायदा हो सकता है भविष्य में। आपकी बुक में ये एक चार्ट है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग दिए हुए हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़िए और लिखिए, समझिए, ठीक, अपने से ये कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जितनी भी चीज़ें इस पार्ट में समझने लायक थी हम आपको समझा दिए हैं, बता दिए हैं जितना हो सका है। अगर जो आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में आसानी से पूछ सकते हैं कि हमारे व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। वहाँ आपको फ़ोटो और पीडीएफ प्रत्येक विषय से संबंधित उपलब्ध कराई जाती है। तो आप सपोर्ट कीजिए, हम आपको फ्री में वीडियो उपलब्ध करवाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो अपने आपके जितने भी मित्र हैं, सहपाठी हैं, उनके पास वीडियो को पहुँचाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।